News Reviews. ग्राउंड ऑपरेशन इन गाजा। हमास ने 2 अमेरिकी रिहा किए। 15वां दिन है, अभी भी लगातार युद्ध जारी है। हमले का प्रतिशोध ले रहा इजराइल। हमास के खिलाफ इजराइल अपना ऑपरेशन और तेज करने वाला है। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि जल्द ही गाजा पर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। गाजा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में टैंकों को तैनाती कर दी गई है। बॉर्डर पर इजरायली टैंकों का बड़ा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 150 से ज्यादा टैंक को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही सरकार की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश आएगा, ये 150 टैंक्स गाजा पर एक साथ धावा बोल देंगे, यानी एक साथ गाजा में ग्राउंड अटैक इजराइल की तरफ से शुरू हो जाएगा। अभी तक जो अटैक हो रहा है, अभी तक इजराइल जो हमास पर हमले कर रहा है, वो एयर स्ट्राइक हो रही हैं, वो ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फाइट अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अब ये माना जा रहा है कि जो 150 टैंक तैनात किए गए हैं, उन 150 टैंक की तैनाती बहुत जल्द इस्तेमाल करेगा इजराइल और गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाएगा। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहे हैं, कैसे गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंक को तैनात कर दिया गया है। पूरी की पूरी एक कतार आपको टैंक्स की नजर आ रही होगी। ये पावरफुल टैंक हैं जिनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। 150 से ज्यादा टैंक्स को एक साथ इजरायली बॉर्डर पर गाजा पट्टी के पास तैनात कर दिया गया है और ये एक एक टैंक ये बता रहा है कि इजराइल की जो तैयारी है वो कितनी पुख्ता तैयारी है और इजराइल हमास को खत्म करने के लिए अब किस कदर आसमान से लेकर जमीन तक पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ आसमान से लगातार गोले छोड़े जा रहे हैं, आसमान से लगातार मिसाइल दागे जा रही हैं, तो अब ग्राउंड पर कैसे इजराइल हमास पर अटैक करेगा, उसकी तैयारी भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्या तैयारी इजराइल ने की है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी अमित पालित की एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं इजराइल गाजा बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। मेरे पीछे आप पूरा ये टैंक फॉर्मेशन देख सकते हैं और यहाँ पर आप गिन सकते हैं कि एक साथ कितने टैंक्स यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मरकबा टैंक है, जो मेन बैटल टैंक है इजरायली फोर्सेस का। 1982 में इसकी इंडक्शन की फौज में, उसके बाद इसमें कई सारे इक्विपमेंट किए गए हैं और ये आप लेटेस्ट वर्जन देख रहे हैं। इसकी अगर हम ताकत की बात करें तो 120 mm के इसमें गन लगे हुए हैं और साथ ही साथ इसकी जो रफ्तार है करीब 55 से लेकर 65 किलोमीटर के बीच लग जाती है और ट्रेन पे डिपेंड करता है। और 500 किलोमीटर का रेंज है और साथ ही जो इसकी हम कह सकते हैं कैपेसिटी है, 48 इसमें गोले रख सकते हैं और 48 गोलों के साथ आगे मूव कर सकता है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ टैंक्स ही नज़र आएंगे। इसके साथ आप कम से कम यहाँ पर इस वक्त आप 150 टैंक्स देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भी रखे हैं नेमार, और नेपाल में करीब 9 ट्रूप्स को एक साथ एक वक्त में कैरी किया जा सकता है। लेकिन लगातार अब ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या गाजा का पूरा जो भूगोल है वो बदल जाएगा? उत्तरी गाजा की तरफ लगातार जो टैंकों की तैनाती है इजरायली सेना की तरफ से कर दी गई है। नहीं, देखिए गायत्री, भूगोल तो काफी हद तक बदल दिया इजराइल ने। जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले आप फोटो दिखा रहे थे, पूरा जमींदोज हो चुका है। तो अभी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। उनके टैंक लग चुके हैं, उनके बख्तरबंद गाड़ियां लग चुकी हैं, उनके आर्टिलरी लग चुके हैं, मोटर लग चुके हैं और लगातार बम्बार्डमेंट जारी है। एयर से बम्बार्डमेंट है, मिसाइल से बम्बार्डमेंट है और लगातार उनके एक के बाद एक कमांडर ढेर किए जा रहे हैं। आज सुबह भी एक कमांडर आप दिखाते, उनको मारा गया। तो ये इजराइल का एक्शन तो पूरी तरह शुरू है। एक्शन में कोई कमी नहीं है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव वो अभी सोच समझ के चल रहे हैं। जो पहले इनकी पॉलिसी थी कि पूरी तरह से हमास की कमर तोड़ दी जाए, उनके डिफेंसेस को कमज़ोर कर दिया जाए, जहाँ जहाँ रॉकेट बेसिस हैं, जहाँ उनके कमांडर थे, उनको ख़त्म किया जाए और फिर अंदर जाए। क्योंकि ये बिल्टअप एरिया में अगर लड़ाई अंदर लड़नी है तो उसके लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से भी उनको रेजिस्टेंस मिल सकता है उनको ख़त्म किया जाए। क्योंकि वो पतली गलियाँ हैं, टनल्स हैं, जिस प्रकार से हथियारों का ज़ख़ीरा पकड़ा गया, उनका माइंस हैं, तो मैग्नेटिक माइंस हैं, आरपीजीज हैं, जिनके द्वारा टैंकों को बर्बाद किया जा सकता है। तो वो सब कार्रवाई करके तब धीरे धीरे ऑपरेशन चलेगा। और जैसा कि इजरायली आर्मी ने तो अभी अपने एक ब्रॉड प्लान भी आउट कर दिया है कि कैसे पहले बर्बाद करेंगे, फिर धीरे धीरे कैप्चर करेंगे और फिर जो पॉकेट्स बचेंगे उनके, जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े लोग बचेंगे, उनको खत्म करेंगे। इस बिल्टअप एरिया की वजह से टाइम लगता है। हमने देखा इसका एग्जाम्पल रशिया बखमुट में कैसे तकरीबन 1 साल तक वो लड़ाई चली एक छोटे से शहर को, गांव को पकड़ने में।
बिल्कुल, जो लड़ाई है वो लगातार चली और ये हम पहले भी देख चुके हैं और एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो सीधे जा रही हैं वेस्ट बैंक की तरफ और वहां पर जो शिविर तमाम बनाए गए हैं उन शिविरों में एक एक कर आतंकियों को खोजने की जो कोशिश है वो की जाएगी इजरायली सेना की तरफ से और वो की भी जा रही है। ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। इजराइल के पास तमाम घातक हथियार हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल भी इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करता हुआ लगातार जो हमास के तमाम आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके के घातक हथियार इजराइल के पास है, आइए एक एक कर हम आपको बताते हैं। एआई से लैस है, 4000 मीटर तक निशाना मारने की क्षमता रखता है एक हथियार ऐसा और इसके साथ ही हवा में मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले हथियार भी, यानी कि हवा में ही अगर कोई मिसाइल आ रही है तो सिर्फ नेस्ते नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ऐसी ताकत इजराइल रखता है। मारक क्षमता इसकी 670 किलोमीटर है। यूएस में निर्मित है ये हथियार। तमाम हथियारों का जो जखीरा इजराइल के पास है, घातक हथियार है, वो एक एक कर उनकी जो खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं कि कितनी क्षमता वाले ये हैं। मारक क्षमता 1272 किलोमीटर है इन हथियारों की और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितने पावरफुल ये जो हथियार है वो है। स्वचालित टैंक यूएस में निर्मित, ये भी इजराइल के पास है, यानी कि खुद से चलेंगे। इतनी टेक्नोलॉजी हाई है, एडवांस है कि खुद से चलने वाले टेक जो कि यूएस में निर्मित है, यूएस में बनाए गए हैं, वो भी इजराइल के पास। और यही एक बड़ी वजह है कि आईडीएफ एक अच्छी खासी ताकतवर सेना है। गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही गाजा के अंदर इजराइल की टैंक आर्मी और ग्राउंड फोर्सेस जाने वाली हैं और ऐसे में अब इजराइल की सेना की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसमें सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारतें होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास की हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे ही इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इजरायली सेना पर टूट पड़ेंगे। वक्त इजराइल की राजधानी जेरूसलम के ओल्ड सिटी के पास हूँ। इजराइल के अंदर सुबह से ही रॉकेट से हमले हो चुके हैं। दरअसल गाजा के अंदर से सुरंगों का युद्ध कोई नया युद्ध नहीं है। 2006 में भी इजराइल ने गाजा में सुरंगों को नष्ट किया था, लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहाँ सुरंगों की संख्या बढ़ चुकी है और यही एक बड़ी चुनौती बनकर इजराइल की आर्मी के लिए उभरी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, निष्क्रिय करने और नष्ट करने की क्षमता है। इजरायली आर्मी के पास याहलोम यूनिट है, जो कि सिर्फ सुरंगों को ढूंढकर उनको आतंकियों समेत नष्ट करने में ही माहिर मानी जाती है। याहलोम इजराइल की विशिष्ट कमांडो यूनिट है, जो सुरंगों को खोजने, साफ करने और नष्ट करने के लिए जानी जाती है। याहलोम सुरंगों पर वार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। याहलोम ने ऐसे स्पेशल डॉग्स यूनिट तैयार कर रखी है जो सुरंग के अंदर घुसकर इजराइल की सेना की मदद करती है। याहलोम के पास सुरंग ढूंढने के लिए हवाई सेंसर मौजूद हैं। जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके भी याहलोम आतंकियों का खात्मा करने में माहिर मानी जाती है। सुरंगों को विस्फोट करके खत्म करने के लिए याहलोम के पास कई विशेष बम भी हैं।
इजरायल के पास ऐसे कई बुलडोजर भी हैं जो सुरंगों के दरवाजों को सील करके आतंकियों को जिंदा दफन भी कर सकते हैं। साल 2017 में ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड के दौरान इजरायल की उत्तरी सीमा पर कई सुरंगों की खोज की गई थी। ये सुरंगें हिजबुल्लाह की थी। खोल ले जाने का, वहीं इजरायल के लोगों को इंतजार है बंधक बनाए गए अपने लोगों की वापसी का। एक गम जो दोनों ही तरफ है वो है अपनों को खोने का। कवर स्टोरी में इजराइल और गजा दोनों ही जगहों से दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। गजा में जरूरतमंदों को मानवीय मदद फौरन पहुंचाने की अपील के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव मिस्र के सिनाई पहुंचे हैं। मिस्र से गजा में दाखिल होने के लिए 100 से ज्यादा ट्रक राफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं, जिनमें गजा के लोगों के लिए खाना, पानी और दवाएं भरी हैं। लेकिन इतने ट्रकों को जाने की शायद इजाजत ना मिले और हो सकता है सिर्फ 20 ट्रकों को ही कल गजा जाने दिया जाए। मिस्र का कहना है कि उसने रफा क्रॉसिंग को अपनी तरफ से खोल दिया है, लेकिन इजराइल ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि वो कब इन कईयों के पास खाना आने देगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि राहत सामग्री को तेजी से रवाना करने की जरूरत है। कईयों के पास न खाना, न पानी, न रहने का कोई आसरा। तो इजराइल में इंतजार बंधकों की रिहाई का। क्या कूटनीतिक पहल से मिलेगी राहत? करेंगे बात कवर स्टोरी में। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच हो रही है शांति की कोशिशें। काहिरा में एक मीटिंग में हिस्सा लेंगे फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने बुलाई है बैठक। संघर्ष विराम की कोशिशों पर होगी चर्चा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। इजराइल गजा संघर्ष के ताजा हालात के करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों और उनके साथ रहने वाले लोगों को मिली डिप्लोमेटिक छूट वापस लिए जाने के कदम को सही ठहराया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों में दे रहे थे दखल। वियना कन्वेंशन के मुताबिक की कार्रवाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का किया स्वागत। बाइडेन ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद की कही है बात। हालांकि संसद के निचले सदन में फिलहाल नहीं है कोई स्पीकर। राष्ट्रपति बाइडेन की पेशकश में हो सकती है देर। ओलंपिक समिति ने किया खेलों में भेदभाव से इनकार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आरोपों के जवाब में मानवाधिकारों से नहीं जुड़ा है खेलों में भागीदारी का मामला। ओलंपिक संघ ने रूस के कब्जे वाले कुछ इलाकों से खिलाड़ियों की हिस्सेदारी रोकी। पुतिन ने की थी आलोचना। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में।